अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये लाइफ में हर लोगों के लिए आवश्यक है। एक सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कीम है, जिस स्कीम का नाम है वसीयत। और इस वसीयतनामा जो हम पेपर लिखते हैं उसी से रिलेटेड आज का क्लास होगा। ये वसीयतनामा क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका शाब्दिक मीनिंग क्या है, ये क्यों करना चाहिए, वसीयत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती है, वसीयत में कितने गवाह होने चाहिए, वसीयत किन किन संपत्ति का किया जा सकता है, और इसके अलावे वसीयत न करें तो क्या क्षति हो सकती है, ये सारी बातों। और वसीयत के अंतर्गत किसी तरह का विवाद हो जाए तो ये मामला कैसे ठीक होगा, एक एक पॉइंट का डीलिंग आज करेंगे आपके साथ। और आपको इन चीजों को गंभीरता से लेना है, सीखना है, जानना है, और इन फ्यूचर इसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाहते तो काम भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिख लें, वसीयत क्या है। टॉपिक में लिखते हैं वसीयत क्या है। इसके संबंध में विशेष जानकारी, अब चलिए इसके संबंध में कुछ हम जानकारी यहां शेयर करेंगे आपके साथ। और कौन कौन सी जानकारी शेयर करेंगे उसका कुछ पॉइंट भी लिख लें, और पॉइंट लिखने के बाद अगर ये जानकारी दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला तो क्वेश्चन डाल दिए, वसीयत क्या है। अब इसमें वसीयत शब्द पर विश्लेषण। नंबर 2 इसका दूसरा पॉइंट, वसीयत शब्द की परिभाषा। वसीयत शब्द की परिभाषा। तीसरा, वसीयत क्यों जरूरी है। अगला, वसीयत में क्या क्या शामिल करना चाहिए।
नेक्स्ट, वसीयत किसे करना चाहिए? नेक्स्ट, वसीयत में कौन कौन से गवाह होने चाहिए? वसीयत में गवाहों की संख्या तथा किसे शामिल करना चाहिए? नेक्स्ट, क्या वसीयत सबके लिए जरूरी है? नेक्स्ट, वसीयत संबंधी झगड़े का निपटारा कहाँ होता है? अब इतने पॉइंट, इससे भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं चर्चा के दौरान सब करूंगा। लेकिन कम से कम इतना पॉइंट तो जरूर जानिए। इसके अंतर्गत इतने सवाल के जवाब देने होते हैं। और ये एक और मैं बात करूं, वसीयत रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड कराना चाहिए। अगला पॉइंट, वसीयत रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड कराना चाहिए। चलिए इस पर बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे इन पॉइंट पर। सबसे पहले शाब्दिक विश्लेषण देख लें, वसीयत क्या है। देखिए, वसीयत एक उर्दू लफ्ज है। वसीयत शब्द एक उर्दू शब्द है, उर्दू भाषा से लिया गया है यहां, जिसको हिंदी में इच्छा पत्र कहते हैं। इसकी हिंदी होती है इच्छा पत्र, और इसी चीज को अंग्रेजी में अगर जानना चाहें तो अंग्रेजी में बिल कहते हैं। बिल लिखना, वसीयत लिखना, इच्छा पत्र लिखना, ये तीनों एक ही है। वसीयत को हिंदी में क्या कहेंगे? इच्छा पत्र। उर्दू तो वसीयत है ही, और अंग्रेजी में इसे बिल कहते हैं। तो चलिए, शब्द को हमने देखा कि इच्छा पत्र लिखना। वसीयत शब्द की परिभाषा, ये तो पहला पॉइंट हम दे दिया भाई।
वसीयत शब्द की परिभाषा, वसीयत जो है, अब देखिए, अपनी चल और अचल संपत्ति अपने वारिस या वारिसों या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों के हाथ में सौंपने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत सुंदर स्कीम है। यानी चल या अचल संपत्ति को हम कैसे किसी को सौंपे, यह सौंपने का एक अधिकार देती है, और यह सौंपने का एक जरिया है, और इस सौंपने के लिए सहूलियत देती है कि ताकि हम अपने उत्तराधिकारी को, या हम सही हाथों में, उत्तराधिकारी तक ही यह बात सीमित नहीं है, मैं और इस पर विश्लेषण करता हूं, किसी को हम वसीयत लिख सकते हैं, कारण कि वो लिखने का पावर हमें है। अब इसमें होती है क्या, अब यहां पर पॉइंट देखना, हम अपने परिजन, रिश्तेदार, परिजन को भी लिख सकते हैं, रिश्तेदार को लिख सकते हैं। अब परिजन रिश्तेदार में तो सारे आ सकते हैं, और विश्लेषण की बात है तो हम अपने पुत्र को, पुत्री को, या माता पिता को। अब देखिए, यह पूर्वज की बात आ गई, पूर्वज अग्रज सब आ रहा, उत्तराधिकारी बाद के लोग, अब पहले के लोग, यानी किसी को हम अपनी संपत्ति का पावर दे सकते, सौंप सकते, या अदर अपने भाई को या अदर रिश्तेदार को हम अपनी संपत्ति का मालिक बना सकते हैं, वो पावर उसके हैंड में सौंप सकते हैं। ये वसीयत के अंतर्गत, और यही सौंपने की सहूलियत जो देती है, यही सहूलियत ये वसीयत कहलाती है, वसीयतनामा कहलाती है। या इतना ही नहीं, इसके अलावे मैं और आपको बता दूं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक संस्थान में हम किसी को ये वसीयत कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, जिसको चाहे दे सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि सबसे पहले संपत्ति का आपको अंकन करना चाहिए कि आपकी संपत्ति, सही संपत्ति जितनी हो उतना ही करना। संपत्ति में दो प्रकार की संपत्ति होते हैं, एक संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति, और दूसरी संपत्ति होती है स्वयं अर्जित की गई संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में सोच विचार के आपको काम करना चाहिए, कारण कि पैतृक संपत्ति में जितना आपका शेयर हो, उसी शेयर के अनुसार ही आपको वसीयत करना होगा। ऐसा नहीं कि आप अगर इंचार्ज में हो, उस फैमिली के मालिक बैठे हो और किसी थर्ड पर्सन को, तीसरे को जाकर वसीयत कर दिए, तो क्या हिंदू लॉ आपको छोड़ेगा क्या? हिंदू लॉ के अनुसार वो तो हिस्सा, शेष सदस्य तो हिस्सा ले ही लेंगे ना। इसलिए वसीयत सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का, अपने हिस्से का, या आपने जो खुद अर्जन किया है आप उसी का वसीयत करें, ज्यादा बेटर रहेगा। आप किसी को सौंपे, लेकिन अगर सौंप रहे हैं तो सौंपने का कारण क्या है, क्या कारण है, कारण भी दर्शाना है। ऐसा नहीं है कि सीधे किसी को ही कर दिए, कारण जरूर दीजिए। अब ये वसीयत शब्द के संबंध में हमने बात करी।
वसीयत क्यों जरूरी है? अब तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, वसीयत क्यों जरूरी है। अगर वसीयत नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके न रहने के बाद या हमारे न रहने के बाद हमारे प्रॉपर्टी को लेकर हमारे परिजन और रिश्तेदारों में बराबर झंझट होता रहता है, बराबर झगड़ा होता है। कारण कि शेयर का ज्ञान उन्हें होता नहीं, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो क्या हमने अपने पीढ़ी के लिए, हमने आने वाले उत्तराधिकारी के लिए क्या यही झंझट छोड़ के गए हैं? सवाल तो यहां खड़ा हो जाता है, क्या यही झंझट छोड़ के गए? इसलिए अपने जीवन काल में इस झंझट को अगर समाप्त करना है तो वसीयत लिखना सबके लिए जरूरी है, ताकि आपसी विवाद ना हो, आपसी झगड़ा ना हो और आपके रिश्तेदार और परिजन आपकी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टिकोण से ना देखे, टकटकी लगाए हुए रहते हैं कि कब यह मरेगा कि इसकी प्रॉपर्टी को हासिल करें। इसलिए बंधु, अपने जीवन काल में ही अपने अधिकार को किसी को सौंप दीजिए, ये झंझट ही समाप्त रहे। तो मरने पर भी वो आत्मा आपको दुआ देगी, वो आगे वो उत्तराधिकारी दुआ देंगे, चलो भाई अपने जीवन का कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं कोई लटपट नहीं। आज तो ऐसे भी, आज के डेट में तो ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जनसंख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और इस समय संपत्ति की अहमियत ज्यादा हो गई है। पहले जमीन जो अचल संपत्ति थी, आज भी अचल संपत्ति है और फ्यूचर में भी रहेगी। तो जमीन का कोई वैल्यू नहीं देता था, कारण की संख्या कम थी, ऐसे ही लोग रेंट चुकाने में असमर्थ था, जमीन ऐसे ही छोड़ देता था। उस समय तो जमीन जोतने वाले लोग ही नहीं थे। आज तो इतनी संख्या बढ़ गई है कि एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा हो जाता है। इस कंडीशन में आपको अनिवार्य हो जाता है कि वसीयत लिख दे तो ज्यादा बेटर है। क्यों जरूरी है, इस पर हमने चर्चा करी। वसीयत में क्या क्या शामिल करना चाहिए। अब एक सवाल यहां भी खड़ा है, वसीयत में क्या क्या शामिल करना चाहिए। क्या क्या का मतलब क्या होता है, यानी कौन कौन सी संपत्ति। यहां तो हम ऐसा कहते हैं, सुई से लेकर जहाज तक जो भी आपके पास है सबको सौंप सकते हैं। चल अचल संपत्ति दोनों, चल संपत्ति भी और अचल संपत्ति भी। अचल संपत्ति में आप देख लो, जितना आपके पास जमीन है वो सब अचल संपत्ति है, घर है अचल संपत्ति है। अब इसके अलावे भी बहुत सारी संपत्तियां, अब जैसे देखते हो आपके पास नकद रुपया है, उसको भी आप सौंप सकते हो। आपके पास बैंक का खाता है, उसको सौंप सकते हो। आप को रॉयल्टी मिलती है, उसको सौंप सकते हो। आप किसी संस्था के ओनर हो, उसको सौंप सकते हो। आप किसी कंपनी के ओनर हो, उसको सौंप सकते हो, किसी दूसरे को उत्तराधिकारी बना सकते हो, उसको वसीयत लिख सकते हो। पेटेंट है, कॉपीराइट है, माने जो भी है आपके पास, रॉयल्टी है, जो है सौंप सकते हो। यानी सोर्स ऑफ इनकम का जो भी जरिया है, इस सारे जरिया को वसीयत में सौंप सकते हैं आप। इसके अलावे मैं और बता दूं, आपके पास हीरे जवाहरात, गहने और इस गाड़ियां जो भी है, वो सब को आप सौंप सकते हो। यानी कहने का मतलब पहले ही हमने बताया
कि सुई से लेकर जहाज तक का वसीयत आप कर सकते हो। यानी छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक आप किसी को वसीयत लिख सकते हो। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वसीयत जो है वो आप चाहते हो कि एक व्यक्ति को ना लिखें, 2-3 को लिखें, तो उसमें भी पूरी आजादी आपको मिलती है। 2-3 को लिखिए, 10 को लिखिए, संख्या की गिनती नहीं। आप सबको कुछ न कुछ देना चाहते हैं, कुछ न कुछ सबको खुश रखना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही के हाथ में सारी चीज को सौंप दिया जाए। वसीयत में ये भी आप जान सकते हो, किसी को कम और किसी को ज्यादा भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सबको बराबर देना है, ये जो मन करेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो वसीयत कर रहे हो वो चीज आप ही का हो। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट रूप से सबका अधिकार है और आप पूरी की पूरी जायदाद को वसीयत किसी के नाम से कर दिया, तो ये तो असंभव हो जाता है। वहां आपको एक बार करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। उस वसीयत में झंझट खड़ा होगा और फिर मुकदमा खड़ा हो जाएगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, कारण कि हिस्सा तो सबका है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बताया आपको कि वसीयत में क्या क्या शामिल करना चाहिए, ये बता दिया। वह अब है कि वसीयत किसे करना चाहिए। आप ये बात पहले बता चुके हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या किसी सगे संबंधी, परिजन, भाई, बंधु, माता पिता, पुत्र पुत्री, किसी को आप वसीयत कर सकते हैं अपनी जायदाद को। ये पॉइंट हमने डीलिंग पहले कर दिया था, एक बार बता भी दिया। फिर अगला पॉइंट, वसीयत में गवाहों की संख्या तथा किसे शामिल करना है। अब इस पर एक काफी इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 गवाह, वसीयत में 2 गवाह होना जरूरी हो जाता है। 2 गवाह का प्रेजेंट रहना जरूरी होता है और वह 2 गवाह कैसा हो इसका भी आप जान लो कि ऐसा गवाह हो जिससे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं, ऐसा गवाह होना चाहिए। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। वसीयत में जो गवाही देगा, जो गवाह लिखेगा, जो जिसका सिग्नेचर होगा, ऐसा गवाह हो जिससे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं, आपका कोई नियरेस्ट रिलेटिव, सगा संबंधी नहीं। दूसरी चीज, आपका जीवन साथी वसीयत का गवाह नहीं बन सकता। तीसरी बात है, जो गवाह बन रहा है वह उसे बालिग होना चाहिए, नाबालिग को आप गवाह नहीं बनाए। अगली बात मैं बता दूं कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पगला उगला को बना दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, वह व्यक्ति गवाह बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो वसीयत लिख रहे हो पूरी प्रॉपर्टी का अंदाजा, पूरी प्रॉपर्टी उस गवाह को पता है। गवाह को ज्यादा कुछ जानकारी की आवश्यकता नहीं। गवाह सिर्फ इतना जान रहा है कि जो वसीयत लिखा जा रहा है हमारे सामने लिखा जा रहा है और यहां पर लिखने वाले का सिग्नेचर, गवाह का सिग्नेचर, अंगूठे का निशान सब मेरे सामने हो रहा है, बस इतना ही काफी। इसकी आवश्यकता होती है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो गवाह की संख्या में बताए 2 और किसे शामिल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए इसकी भी चर्चा हमने करी। और नेक्स्ट है, लिखा हमने
कि क्या वसीयत सबके लिए जरूरी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसीयत सबके लिए जरूरी है। और सवाल हो कि ये क्यों जरूरी है? आज हमारे समाज में एक मायनिया बैठा हुआ है, बहुत बड़ा मायनिया, कि वसीयत है ये चीज धनी मनी लोगों के लिए है, गरीब और आम लोगों के लिए ये चीज नहीं है। ये समाज की मायनिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए। और जो आम लोग और गरीब लोग हैं या कुछ धनी मनी लोग में से जो हैं, वो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा झंझट है, इसको लिखने में पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो जाएगा, समय भी बर्बाद, इस झंझट में कौन पढ़ने जाए, क्या जरूरी है वसीयत लिखना? जिसका जो हिस्सा पड़ेगा हमारे न रहने के बाद वो अपना लेता रहेगा, वो अपना समझे, हमको झंझट में पढ़ने से क्या लाभ? कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई ये हम लोगों की चीज नहीं है, ये केवल अमीर लोगों की चीज है, वो लोग अपना वसीयत लिखता है, गरीब लोगों के लिए ये नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। मैं कहता हूं एक एक पर्सन के लिए ये चीज है और इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। यह बहुत कम देर में अपनी पूरी जायदाद को आप लिख सकते हो, घर बैठे लिख सकते हो, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। मैं इस पर और विशेष बात करता हूं। पहले बताया कि क्या वसीयत सबके लिए जरूरी है, तो इसमें हां आंसर है, और ये साथ साथ बता दिया कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी पर चर्चा हमने की। इसके बाद में वसीयत संबंधी अगर झगड़ा होता है, वसीयत संबंधी अगर झगड़े होते हैं तो इसका निपटारा कहां किया जाता है? तो इसका पावर सिविल कोर्ट को मिला है। वसीयत संबंधी झगड़े का निपटारा सिविल कोर्ट कर सकता है, तो वहां निपटारा हो जाता है। लेकिन हां, वसीयत में किसी तरह का डिस्टर्ब होगा तभी झंझट होगा। अगर साफ सुथरा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट यह है कि वसीयत रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि आप तहसील में जाकर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में आप इसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वो पक्का हो गया। वहां गवाह रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर किया, उनके सामने ये सारा ये वसीयत तैयार हुआ, लिखा गया, हर चीज हुआ, तो ये रजिस्टर्ड हो गया। और नॉन रजिस्टर्ड की मैं बात कर, रजिस्टर्ड का मतलब कि सरकारी कार्यालय में आपने यह दर्ज करा दिया कि हमने वसीयत लिखा। और नॉन रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि आप सादे पेपर पर घर बैठे भी वसीयत लिख सकते हो, सादा कागज पर। आप लिखने में सक्षम हो तब खुद लिखें। खुद का लिखा हुआ वसीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वसीयत के लिए अलग से कोई प्रोफॉर्मा नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है कि वो फॉर्म मंगा के लिखना है। आप एकदम सादे पेपर पर लिख सकते हो वसीयत, उसमें गवाह का सिग्नेचर हो जाएगा। अगर मान लिया कि लिखने वाला दूसरा है तो लिखने वाला भी अपना सिग्नेचर कर दे, आपका सिग्नेचर हो जाएगा, निशान हो जाएगा, हर चीज आप करवाएं, घर बैठे सारी चीज हो जाएगी। ये नॉन रजिस्टर्ड हुआ
लेकिन काफी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि कमजोर है, काफी मजबूत है। खुद की लिखी गई, खुद के हाथ से लिखी गई वसीयत तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कारण कि जिसका अधिकार था उस अधिकार को खुद अपने कलम से अपने हाथ से लिख के दर्ज किया है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नन रजिस्टर्ड भी खराब नहीं। अगर वसीयत आपने लिखा और फिर इरादा चेंज हो गया कि नहीं भाई इस व्यक्ति को नई वसीयत लिखना चाहिए, किसी दूसरे को आप सौंप दे, तो पहले वाले वसीयत को कैंसिल भी आप करा सकते हैं और कैंसिल करा के दूसरा वसीयत आप लिख सकते हैं। कैंसिल कराने का भी पावर आप में, कैंसिलेशन भी लगेगा। और वसीयत का एक ये है कि सबसे बाद वाला वसीयत ज्यादा वैलिड होता है। केवाला में सबसे, केवाला और वसीयत आप देख रहे हो कि केवाला जो आप कराते हो, जो कायमी केवाला है, वो पहला केवाला वैलिड होता है। और वसीयत, ये वसीयत इस प्रकार का है कि सबसे बाद का वसीयत ज्यादा वैलिड होता है। फर्क इतना है वसीयत बाद का। एक और मैं बात इस पर बताना चाहूं आपको कि वसीयत लिखते समय आपको उस वसीयतनामा पर डेट माने तारीख, स्थान, कहां वसीयत लिखा जा रहा है, वह स्थान का भी जिक्र होना चाहिए। ये वसीयत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वसीयत पर बहुत सारी बातों का जिक्र हमने किया और जैसा कि उम्मीद है कि जितने सारे पॉइंट पर हमने बात की, एक पॉइंट नहीं लिखे हैं, स्थान और तारीख, इसमें अपना पॉइंट 10वां पॉइंट जोड़ सकते हो तो जोड़ लेना। यह स्थान और तारीख, ये देना, डेट, ये देना जरूरी हो जाता है। जो गवाह है उनका सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, हर चीज ओके कर ले सकते हैं। अगर आप घर पर वसीयत बना रहे, सादा पेपर पर लिख रहे हैं, सादा कागज पर लिख रहे हैं, अगर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड वसीयत लिख रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। अब इसमें होता क्या है, जब ये पेपर जाता है, एक शब्द आता है इंतकाल, और खास करके हमारे इस क्षेत्र में इंतकाल ऐसे जनरली उर्दू लफ्ज है। इंतकाल का मीनिंग होता है, ऐसे शाब्दिक मीनिंग लीजिएगा तो समाप्त हो जाना, मर जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जमीन संबंधी मामला में इंतकाल का मतलब होता है कि जमीन का हस्तांतरण, जैसे मैं आपको बता दूं दाखिल खारिज, इंतकाल का मीनिंग यहां पर दाखिल खारिज से लिया गया। इंतकाल उर्दू लफ्ज है, उसका मीनिंग दाखिल खारिज भी होता है। यानी पहले वाले अधिकारी, पहले वाले जो लैंडलॉर्ड हैं, उनका नाम खारिज कर दिया जाता है, कारण कि उन्होंने वसीयत लिख दिया। और उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो वारिस हैं, उनका नाम दर्ज होगा। उसमें क्या होता है कि अगर रजिस्टर्ड है तब तो कोई बात नहीं, तब तो दाखिल खारिज होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर नन रजिस्टर्ड है तो दाखिल खारिज के समय गवाह को यह सत्यापन देना होता है, गवाह को यह सब सत्यापन देना होता है कि हमारे सामने वसीयतकर्ता जो है वसीयत लिखा, बस यही सत्यापन। अब वसीयत में कौन कौन चीज लिखी गई इसको गवाह को जानना जरूरी नहीं है, उसके सामने लिखा, बस इतना ही कबूल करना है। अधिकारी के समक्ष पेश हुआ, हो गया, अब इसके बाद में उसका दाखिल खारिज हो गया, पावर मिल गई।
और पहले अगर मान लिया कि रजिस्टर्ड है तब तो सब रजिस्ट्रार के समक्ष सारी बातें हुई हैं, तो ऑलरेडी ओके है, ये बातें हो गई। तो इस तरह से वसीयत सबके लिए जरूरी है और इस काम को सबको करना चाहिए। तो चलिए, वसीयत नामा या वसीयत पर बहुत सारी जानकारी हमने दी। जहां तक ऐसे किसी भी फील्ड में या किसी भी पॉइंट पर जितनी बात कहो उतना कम है, और मार्केट में एक पर एक प्रभावी लोग बैठे हुए हैं, एक पर एक ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो वसीयत के सेंस में जानकारी थी हमने दिया और आपके समक्ष रखा। अब कोई इससे भी अधिक जानता है तो बात और अच्छी है, और ये वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगा सकता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो अमीन कोर्स के लिए दोनों फेमस चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और इससे भी बेहतर डीपली और डिटेल्स ज्ञान अगर अर्जन करना है, हासिल करना है, तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर आपका स्वागत करता है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। यहाँ आइए, प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखिए, एक एक औजार चलाने का ज्ञान सीखिए, यहां से जाइए और फील्ड वर्क करिए, पैसा कमाइए, और गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो यहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा गवर्नमेंट में लेकर जाइए, वहाँ भी आप अपनी पताका को ऊंचाई पर ले जाएं, कारण कि यहाँ दोनों चीज आपको मिलता है, ज्ञान प्लस डिग्री। ऐसा नहीं है कि केवल डिग्री मिलता है और केवल डिग्री वाले संस्थान कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। केवल डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियों को लोगों ने खरीद कर रखा आज के डेट में, क्या वो जॉब कर रहे? अगर जॉब कर भी रहे हैं तो उनका दिमाग हिल रहा है कि जॉब से हो सकता है कि कब हमारी छुट्टी हो जाए। तो नौकरी न लगना दुख की बात है, लेकिन लगकर छूट जाना तो ये तो महा दुख की बात है। बंधु, सतर्कता से कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। बेरोजगारी की समस्या विकट है, गवर्नमेंट जो है सो सबको जॉब नहीं देने जा रही है, इसलिए खुद अपने आप में एक पावर बनाओ और मार्केट में उतरो, पैसा कमाओ ढेर सारा, अपने परिवार को खुशहाल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।